Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a section from Unit 2 of Block 3 of MPCE 023, that is MAPC Second Year Counseling Psychology students. This video is for you guys. Here we are going to understand about object relation theory, which is the most important topic in every specialization, whether it is clinical, counseling or organizational. So ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी क्या कहती है, ये कैसे हम अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल so that you get the information about the live sessions when I come online and interact with you guys, so you can ask several important information from me. So object relation theory के बारे में बात करें तो एक इंसान जब अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से रिलेट करने लगता है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो उस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ पेरेंट्स, फादर मदर में से कोई होता है. सो अपने अलावा जब किसी और इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, उसकी उस अटैचमेंट फिगर से जिस तरह की रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप आगे जाके उसके फर्दर रिलेशनशिप्स में, जब वो बड़ा होता है बच्चा, उसके एडल्टहुड के टाइम के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है. सो ये तो था इसकी एक समरी. नाउ अब बुक में क्या बताया है उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. जो भी फैमिली का एक मेंबर है जो एज अ अटैचमेंट फिगर का काम करता है, जैसे पेरेंट्स स्पेसिफिकली मदर होती है एंड कभी कभी फादर भी होते हैं एंड कभी कभी दोनों ही होते हैं. सो उनके साथ जिस तरह का रिलेशनशिप कोई भी इंसान शेयर करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर हम फ्रॉयडियन साइको एनालिसिस की बात करें तो वो बेसिकली हमारे बेसिक ड्राइव्स, बायोलॉजिकल बेसिक ड्राइव्स जो होते हैं उसको फोकस करती है. जैसे कि हमारा एग्रेशन, हमारा जो ड्राइव सेक्स की तरफ रिवॉल्व करता है, उस पर फ्रॉयडियन साइको एनालिसिस ज़्यादा फोकस करता है. बट ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी की बात करें तो इसके दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, साइको एनालिटिक स्टडी जो हम करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की मतलब इस जो आपके पास क्लाइंट आया है उसका रिलेशनशिप कैसा था, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था, और कब उसको ऐसा लगा कि ये जो रिश्ते हैं ये नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मेलिटी कहाँ से शुरू होती है और किस तरह की वो रिलेशनशिप, जैसे सपोज मदर के साथ है तो मदर की इसके साथ उसकी रिलेशनशिप कब शुरू हुई, जब उसका जन्म हुआ. इवन जब वो मदर के अंदर आया, जब एक एज अ जायगॉट वो डेवलप हुआ, तब से उसका ओरिजिन शुरू होता है मदर से रिलेशनशिप का. एंड देन जब वो बॉर्न होता है तो मदर उसके साथ किस तरह का रिश्ता रखती है, क्या वो हॉस्टाइल होती है, क्या वो लविंग होती है, एक्सेप्टिंग होती है, किस तरह की होती है. तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का ओरिजिन एंड नेचर. तो पहला तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं. दूसरा, इंट्रासाइकिक स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट ऑफ पास्ट रिलेशनशिप. अब जब बच्चे का जैसा भी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप था उस तरह के उसके दिमाग में स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगते हैं. स्ट्रक्चर्स इन द सेंस फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप होने लगते हैं एंड वो आगे जाके उसके जो भी इंटरपर्सनल रिलेशंस बनते हैं बड़े होने पर उस पे अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी में ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ अब इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल हमें बताया है. जब बच्चा बॉर्न होता है, बच्चा या कोई भी इंसान, आप मैं जो भी, हर एक कोई इंसान, जब हम बर्थ लेते हैं तो हम एक चीज़ को हमेशा सीख करते हैं. वो क्या है? वो है सस्टेनिंग रिलेशनशिप. ऐसी रिलेशनशिप जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसा रिश्ता जो हमारे साथ हमेशा जिंदगी भर रहे, और किसके साथ? एक सिग्निफिकेंट पर्सन के साथ. सिग्निफिकेंट पर्सन कोई भी हो सकता है, मदर, फादर. अर्ली लाइफ में तो मदर फादर पेरेंट्स ही होते हैं, आगे जाके हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं. सो हम हमेशा एक सस्टेनिंग रिलेशनशिप की तरफ क्रेव करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी. अब अगर हम किसी के बचपन की बात करें, जब बचपन में पेरेंट्स ही अटैचमेंट फिगर होते हैं, तो बच्चा की जब ब्रिंगिंग अप हो रही होती है तब पेरेंट्स अगर कोई गलती करते हैं
या कुछ ऐसा करते हैं जो बच्चे के ऊपर गलत असर डाल देता है, जिस वजह से बच्चे में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता वो बोले क्या, ये सही है कि गलत है, उसको ये भी समझ नहीं होती कि ये ऐसे ही होते हैं रिश्ते या कुछ और होते हैं। तो जो वो देख रहा होता है, अगर वो अनईजी फील करता है तो वो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पे बनना शुरू हो जाता है, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है आगे जाके साइकोडायनेमिक अप्रोच ये कहती है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है अर्ली स्टेजेस में जो डेवलप हुई होती है, आगे जाके ये किसी और रिश्तों में निकलना शुरू होती है जब वो इंसान बड़ा होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब वो छोटा होता है तब तो वो रिप्रेस कर लेता है, दबा लेता है उन फीलिंग्स को, जो भी उसके डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं उस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन जब वो एक रिलेशनशिप में आता है तब वहां पे उसको दूसरे तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। सो कपल थेरेपी जब हम करते हैं तब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो इंसान है वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, किस तरह के लोगों को चूज करता है एज अ लव ऑब्जेक्ट। तो कपल थेरेपी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसान अगर बचपन में इस तरह की सफरिंग को लेकर सफरिंग को कैरी कर रहा है बचपन से अभी तक, तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस उसी लव ऑब्जेक्ट पे निकालेगा, उसका बिहेवियर जिस तरह का होगा वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा बचपन में जो भी उसके एक्सपीरियंसेस थे, और वो उसी पार्टनर को चूज करेगा जो इसको रिएक्ट करेगा, उसके इस बिहेवियर की वैसा रिएक्ट करेगा जैसा वो चाहता है, वैसे रिएक्ट करेगा। सो इसको और थोड़ा सा डिटेल में मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज अगर बच्चे ने घर में वायलेंस देखी है और वो वायलेंस से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो भी वायलेंस ही करना चाहता है, वो उसके अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो उसके फेवर में हो गया किसी तरह से, अब वो ऐसे पार्टनर को चूज करेगा जिस पार्टनर पे वो आसानी से वायलेंट हो सकता है। अगर उसको वो पार्टनर उसके अगेंस्ट जाता है या उसको रेसिप्रोकेट करता है, उल्टा मारपीट कर देता है, तो वो उस पार्टनर के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता है कहीं किसी तरह से उसमें, क्योंकि उसको कंफर्ट फील होता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग रिलेशनशिप अगर वायलेंस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो हमें ये चीज़ समझनी होगी उस क्लाइंट से कि वो ऐसा क्यों करता है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो क्यों करता है, और अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो वो क्यों है उस चीज़ का शिकार। ये चीज़ें भी हम जानते हैं जब हमें बचपन की रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है ना। अब आगे अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी का जो कोर होता है, मेन बिल्कुल इन डेप्थ जो हम स्टडी करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी जो अर्ली रिलेशनशिप्स थी वो किस तरह से इंटरनलाइज हुई है उसके अंदर। जैसे मैंने बताया, अगर वो वायलेंस देखता था तो दो तरह की सोच हो सकती है, एक ये कि वो भी वायलेंट रहेगा, दूसरा ये कि वो वायलेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसके अंदर वो अर्ली रिलेशनशिप्स किस तरह से इंटरनलाइज हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है, वो पर्सन उसी तरह से फिर वो रिएक्ट करता है। सेम चीज़ें वो अपने लव ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर निकालता है, जैसे उसने अपने पेरेंट्स में देखा था करते हुए। सो ये जो ब्लूप्रिंट होता है इन रिलेशनशिप्स का, वो रिप्रेजेंटेशन होती है जो वो शो करता है किसी रिलेशनशिप में। अगेन, अगर किसी रिश्ते में आप पुराने अपने एक्सपीरियंसेस, पुरानी सफरिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होती है, एंड जो बिहेवियर है पार्टनर का वो बहुत हद तक इस तरह का हो जाता है कि सामने वाला उसको बियर नहीं कर पाता। तो दैट इज़ वाई कपल काउंसलिंग सीन में आती है, जहां हम कपल्स की काउंसलिंग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पहले की नीड्स क्या रही हैं, ड्राइव्स कैसी रही हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अपने मेन ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब कोई जो स्पेसिफिक पर्सन है उनकी लाइफ में, उससे। सो उनका बिहेवियर फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी एंड कपल सबसिस्टम्स। जब ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपिस्ट जो भी होते हैं वो हमेशा या तो पूरी फैमिली के ऊपर काम करते हैं या कुछ फैमिली के सबसिस्टम्स पे काम करते हैं बेसिकली, एंड उनका ज़्यादातर कपल सबसिस्टम पे जब काम कर रहे होते हैं तो इनका मोस्ट ऑफ द जो वर्क होता है वो एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल मतलब वो पूरा उनकी पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में समझते हैं, तभी वो आगे जाके काम करते हैं।
एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपिस्ट जनरली प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन को यूज करते हैं जब वो थेरेपी में कपल थेरेपी करते हैं या फैमिली थेरेपी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि जो ट्रबल्ड इंटरेक्शन है इन मेंबर्स के बीच में, किन मेंबर्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में या फिर कपल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इतना ट्रबल्ड क्यों है। तो ये प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन इज द की विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई। प्रोजेक्टिव मतलब रिफ्लेक्ट करना, किसी के ऊपर वो डालना, जो आप किसी को वो समझना जो वो है नहीं, बट पहले आप इस तरह का कुछ रिश्ता किसी से शेयर करते थे, तो वो जो आपके इंप्रेशंस है उस रिलेशन के, वो आप किसी और के ऊपर जब डालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। मतलब उससे आइडेंटिफाई करना। जैसे आप पहले जब बच्चा था तो उसकी मेन फिगर कौन थी? मदर थी। अब अगर वो मैरिड है तो उसका मेन फिगर कौन है? लव ऑब्जेक्ट उसकी पार्टनर है। तो अब वो जो मदर के साथ जो रिलेशनशिप था, मदर पे जो डालना चाहता था, अपने एक्सप्रेस करना चाहता था, नहीं कर पाया क्योंकि उसने सप्रेस कर लिया था। अब वो सारे गुस्सा, जो भी शिकायतें वो अपने पार्टनर के ऊपर करता है, इवन इफ दैट पार्टनर इज वेरी पोलाइट एंड वेरी गुड। सो ये प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जो ऑब्जेक्ट रिलेशंस थेरेपिस्ट होते हैं वो इसको समझते हैं एंड वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब क्या करता है पार्टनर अपने डिफेंसेस को यूज करता है और अनकॉन्शियसली उन हिडन फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है अपने सिग्निफिकेंट पार्टनर के ऊपर, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो भी उसने रिप्रेस किया था या उस टाइम पे जो उसके डिफेंसेस थे, सपोज वो उसे गुस्सा आता था, वो किसी और चीज को मारता था, तो अब वो बचपन में तो वो नहीं मार सकता था किसी को जब उसको गुस्सा आता था। अब वो बड़ा हो गया है तो वो अपने सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गुस्सा निकालेगा। सो इस तरह से वो अपने स्पाउस को के ऊपर सारा रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी उसके अंदर हिडन फीलिंग्स होगी और आइडियाज होंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम देखेंगे कि जो पर्सन है, जब ये हिडन पार्ट्स जो होते हैं इसके, जो ये इसके दिमाग में जो चल रहा है, ये किसी को बताया नहीं है इसने, तो प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन से हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? कि जब हम देखेंगे कि वो अपने पार्टनर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो पार्टनर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये इसके पास्ट क्या होगा, एंड देन वी कैन डिस्कस एंड आस्क द क्लाइंट कि अपने बारे में कुछ बताओ। सो अब हम इसको क्योर कैसे करें? हमने ये तो कर लिया कि हमने उससे पूछ लिया, उसके बारे में पता लगा लिया। सो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्शन वाला, कि हम कैसे टेक्निक को यूज करेंगे इस टेक्निक को। सपोज उसके बचपन में जो रिलेशनशिप था एक मदर से, मदर का रिलेशनशिप उसके साथ नर्चरेंस का नहीं था। मतलब मदर सपोज उससे अच्छा बिहेव नहीं करती थी, उसके ऊपर चिल्लाती थी, उसको डांटती थी, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करती थी। अब बच्चा ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक अफेक्शनेट मदर मिले, बट अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है तो वो अंदर क्या फील कर लेगा? रिजेक्शन की फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी, और दूसरा हॉस्टिलिटी, मतलब हॉस्टाइल हो जाएगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी भी चीज़ को लेकर। अब क्या होगा जब उसका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसा रहेगा? अब वो वाइफ के साथ ये वाइफ इवन उसको बहुत अटेंड करेगी, बहुत नर्चरेंस शो करेगी, बहुत केयर शो करेगी, स्टिल ये उसके साथ भी रिजेक्शन की फीलिंग रखेगा कि मेरी वाइफ मुझे रिजेक्ट करती है, हॉस्टाइल है मेरी वाइफ, इस तरह की वो दिमाग में कंप्लेंट रखेगा, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट फिगर है उसकी लाइफ की, सिग्निफिकेंट फिगर पहले मदर थी, एंड मदर का रिफ्लेक्शन वो अपनी वाइफ में देखने लगा है। दैट इज वाई वो वाइफ से कंप्लेनेंट रहेगा इवन इफ वाइफ इज केयरिंग। सो नाउ अब हम उसको ठीक कैसे करें? हम ठीक करने के लिए ये करते हैं कि वाइफ को बोलते हैं कि आप अब हॉस्टाइल बन जाओ, अब आप रिजेक्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाओ, अब आप वैसे ही बिहेव करो जैसे इसकी मदर करती थी इसके साथ, सो दैट जो सप्रेस्ड फीलिंग्स है ना वो उसके वाइफ के ऊपर निकाले। ये थेरेपिस्ट के सामने किया जाता है सो दैट कुछ गलत ना हो जाए, बहुत बड़ा कांड ना हो जाए। सो जब वाइफ इस तरह का बिहेव करेगी तो वो अपनी जितने भी सप्रेस्ड फीलिंग्स है वो वाइफ के ऊपर खुल के बता पाएगा। एंड सिमिलरली हम वाइफ को भी बोलेंगे कि आप उसको, अपने हस्बैंड को ऐसा
उस प्रोजेक्ट करें, हस्बैंड के ऊपर प्रोजेक्ट करें आपकी हिडन फीलिंग्स जो आपके अंदर डली हुई है, उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्ट। जो डिस्टेंसिंग पर्सन होता है उसको बोलते हैं इंट्रोजेक्ट। सो ये वाली चीज़ें जब हम करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली कपल्स जो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी होने लगते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ एंड इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कोप करना सीख जाते हैं और अंदर के जो सप्रेस्ड फीलिंग है जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ अफेक्टेड थी वो भी ठीक होने लगती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, वेयर जैसे मैंने बताया एक इम्पॉर्टेंट फिगर होती है जिसके साथ जैसा रिलेशनशिप होता है हम उसी को ही अपनी जो ऑब्जेक्ट होती है उसको उससे रिलेट करने लगते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और ये थ्योरी भी समझ आई होगी। आप एक बार रीड ज़रूर करें, जब आप रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ के बताना इज़ नॉट पॉसिबल इन अ शॉर्ट वीडियो। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो and then try to read it and understand. Thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Bye bye.